ये सवाल मेरा ऑडियंस से है, आपसे है और इस पे गहन सोच की भी ज़रूरत है। जो मैं सवाल आज आपको दे रहा हूँ, आप सबको पता है तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, कब तक पानी पीना चाहिए, कितने समय तांबे के बर्तन में पानी भिगो कर रखना चाहिए, क्यों पीना चाहिए और अगर लंबे समय तक उसे पिएंगे तो आपको क्या रोग होंगे। क्या आपने कभी इन सवालों के बारे में सोचा? आजकल ऐसा कहा जाता था पहले कि अगर आपका पेट सही है तो 60 से 70% बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। तो इसको सही कैसे रखा जा सकता है? कुछ बोलते हैं कि सही खाना और कुछ बोलते हैं समय पर खाना। इन दोनों चीज़ों को कैसे हम पेट के साथ जोड़ें? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर बन गए हों, चाहे वो GERD हो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मुंह के अंदर खट्टा पानी आ जाना। तो ये प्रॉब्लम्स जब उसकी चरम सीमा पे होती हैं, बिल्कुल पीक पे हैं, तब वो हमारे पास आता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, वो कफ कारण हो सकती है। यूरिन की प्रॉब्लम है, वो अलग कारण हो सकता है। पेट के अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरी नज़र में जो दिख रही है मुझे, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। ऊंचाई से देख के डर लगना। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं मेरा मन करता है कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊं। नमस्कार, द हेल्थ टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। दोस्तों, हेल्थ ट्रेंड्स तो हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेदा को टाइमलेस कहा गया है। और आज इसी आयुर्वेदा के बेनिफिट्स को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य डॉक्टर विवेक आहूजा। नमस्कार डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका। डॉक्टर विवेक, आजकल ऐसा कहा जाता था पहले कि अगर आपका पेट सही है तो 60 से 70% बीमारी आपको हो ही नहीं सकती, लेकिन आज हर दूसरे आदमी को गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ऐसी दिक्कत है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखें तान्या जी, आपने पहले ही मैसेज दे दिया है कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, कोई कुछ खाता है वो ठीक से पच जाता है और आपका मल मतलब स्टूल जो हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं वो ठीक से आ रहा है, तो आपको 105 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं होंगी। चाहे वो गैस बनना है, खट्टे डकार आना है, अफारा है, पेट में जलन होना है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, एसिड का ठीक से पेट तक ना आ पाना जो लीवर से स्क्रीट होता है वो है, कब्ज है। इवन के कब्ज के साथ साथ अगर जोर लगा के टॉयलेट की जाए, पाइल्स, बवासीर, बगंदर, ये प्रॉब्लम भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत की सूजन, स्प्लीन का प्रॉपर काम ना कर पाना, लीवर का काम ना कर पाना, ये सभी डिजीज़ जो हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हैं। ये तो है सिर्फ आपकी भोजन की नाड़ी की जो डिजीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो जो आपने खाना खाया वो खाना खाने के बाद वो सड़ जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब वो सड़ जाएगा तो उससे गलत एसिड बनेगा, गलत फैट्स बनेंगे। तो अगर वो एसिड गलत बनेगा तो ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। गोडे मोडे जोड़ों के अंदर दर्द रहने लग जाता है। अगर वो एसिडिटी आपके ब्लड में चली जाएगी तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी आपको। अगर वही फैट लीवर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगी। वही गलत फैट नाड़ियों के अंदर जमा होने लग जाता है तो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक बड़ी ही ऐसी बीमारी है जिसको डायग्नोज करने में बड़ा टाइम लग जाता है, TIA। यहाँ पे क्लोट हो जाता है, जो क्लोट ब्रेन की तरफ जाता है, वो भी डाइजेशन से ही रिलेटेड है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ट्रांस डिजीज़ है वो TIA, वो यहाँ की प्रॉब्लम है, वो हो जाती है आपको। ये प्रॉब्लम है जो आपके कोलेस्ट्रॉल्स के बढ़ने की वजह से और यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से है। फिर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम सोच ही नहीं सकते कि वो भी डाइजेशन से रिलेटेड है, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको RA कहते हैं लोकल टर्म में। हर बुजुर्ग घर के अंदर जो है, जो कह रहा है मेरे गोडे खराब हो गए जी, मेरे को जोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरी उंगलियों का जो जॉइंट है वहाँ दर्द हो रहा है, ये टेढ़े हो गए हैं, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी डाइजेशन की ही प्रॉब्लम है।
क्योंकि उसे आम वात कहा गया आयुर्वेद में। आम का मतलब है भोजन का ना पच पाना, वायु का मतलब है उससे वायु का खराब होना। जब भोजन ठीक से पच नहीं पाता उससे वायु खराब होती है, वो वायु आपके जोड़ों में चली जाती है, आपके जॉइंट्स में चली जाती है, और वहाँ जाके जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर आप उसमें आम का पाचन कर लें, आम के पाचन से मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लें, जो आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से पच जाए, तो आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर विवेक, मुझे लगता है इतनी सारी बीमारी आपने जैसे सिर्फ पेट से जुड़ी ही है, तो इसको सही कैसे रखा जा सकता है? कुछ बोलते हैं कि सही खाना और कुछ बोलते हैं समय पर खाना। इन दोनों चीज़ों को कैसे हम पेट के साथ जोड़ें? देखो, जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है। भगवान ने के सिस्टम बनाया है, सूरज उगता है, सूरज पीक पर आता है, उसके बाद वो छुप जाता है, ये एक फेज़ है। सेम इसी तरह हमारे स्टमक की आग है, जो हमारे पेट के अंदर अग्नि है जो भोजन को पचाती है, वो जलती है, वो तीव्र होती है, तेज होती है, और वो फिर धीरे हो जाती है। तो हमेशा ये कहा गया है भोजन उसी हिसाब से करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे हल्का, और डिनर बिल्कुल हल्का। और 6 बजे से पहले, 6 बजे के बाद शाम को कुछ नहीं खाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छुप जाता है, क्योंकि आपकी अग्नि भी शांत हो जाती है। जो बाहर के सूरज की मूवमेंट के साथ डाइजेशन करता है चीज़ों को, जो बाहर की सूरज की मूवमेंट के साथ खान पान करता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसे ही सर्दियों में है, सूरज की मूवमेंट के साथ आप भोजन लें, ऐसे ही गर्मियों में है। तो जब आप ऋतु अनुसार, जो सुनने वाले श्रोता हैं, जो बाहर बैठे हैं, वहाँ 2 ही ऋतु हैं, या तो गर्मी है या सर्दी है। हिंदुस्तान के अंदर 6 ऋतु हैं, वर्षा भी है, ठंड भी है, ग्रीष्म भी है, बसंत भी है, ऐसे 6 ऋतुएं हैं। तो 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही आयुर्वेद में वर्णन है हमें कैसा खान पान लेना चाहिए, कब हमें खाना नहीं खाना चाहिए, इसका भी वर्णन है। तो उसी अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, आपको कोई भी रोग आपके पास नहीं आता। मुझे लगता है जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। सुबह कई लोग स्किप कर देते हैं और रात को हम ज़्यादा खा लेते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं उन लोगों की। अगर देखा जाए आयुर्वेदा में पेट संबंधित कैसा कैसा इलाज है, क्योंकि आयुर्वेदा को हमेशा एलोपैथी से बहुत कंपेयर किया जाता है। एलोपैथी में लोग पेन किलर्स या कुछ भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, आयुर्वेदा में इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, 2 अलग पहलू हैं इसमें। एक पहलू है तो आयुर्वेदा में कैसे ठीक किया जा सकता है, एक पहलू है जब हमारे पास पेशेंट आता है वो किस पोजीशन में आता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो जब उसको गैस बनती है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पेट की, जो पहला सिग्नल है कि आपको बीमारियों का इन्विटेशन आने वाला है, वो है आपको गैस बनना, अफारा बनना। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है जी मेरे को 3 साल पहले गैस बननी शुरू हुई थी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉर्मल हर दूसरे आदमी को प्रॉब्लम है। तो पहले वो कहता है 3 साल पहले गैस बनना शुरू हुई, मैं अजवाइन ले लेता था, मैं जीरा ले लेता था, मेरी दादी ने एक फक्की बना रखी है, मैं वो ले लेता था, मैं नींबू डाल के पी लेता था। तो वो घर में कुछ ना कुछ ले रहा था। फिर वो कहता है जी मैं एक पाउच आता है बाजार में, उसको खोल के पानी के अंदर डाल लेता था, उससे झाग निकलती है, उसके बाद उसको मैं पी लेता था। फिर मैं अब सुबह उठ के एक गोली खाता हूँ। अब उनसे भी उसकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही और वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है, चाहे वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर बन गए हों, चाहे वो GERD हो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मुंह के अंदर खट्टा पानी आ जाना। तो ये प्रॉब्लम्स जब उसकी चरम सीमा पे होती हैं, बिल्कुल पीक पे हैं, तब वो हमारे पास आता है कि आयुर्वेद के माध्यम से हम इसे ठीक कर लें, क्योंकि वो अपने सारे साम दाम दंड भेद लगा चुका है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ये देखते हैं कि क्या उसकी अग्नि का मतलब है जो आपके पेट के अंदर आग है वो ज़्यादा है, ज़्यादा भी नुकसानदेह है, वो कम है, वो भी नुकसानदेह है, वो सम होनी चाहिए। तो आयुर्वेद भी यही कहता है सम धातु सम अग्निश्च, धातु भी आपकी सम होनी चाहिए और आपकी अग्नि भी सम होनी चाहिए। तो हमने उसका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है। अगर उसकी आग तेज है तो उसे सम करना है, अगर कम है तो उसे बराबर लेके आना है, जिससे उसका डाइजेशन ठीक हो जाए
और वो क्योर हो जाए। कॉमन आपकी किचन के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पिपली है, मग पीपल एक चीज़ होती है जी, जैसे काली मिर्च है, ऐसे मग पीपल होती है। मग पीपल को आप एक चुटकी मग पीपल के चूर्ण को शहद के साथ मिक्स करके आप लेने लग जाएं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जठर अग्नि स्ट्रोंग होगी, आपको गैस, अपच, अफारा ऐसी प्रॉब्लम्स होनी बंद हो जाएंगी। आपने एक चुटकी मग पीपल को शहद के साथ लेना है। ऐसे ही जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, सौंफ है। लोग वीडियो देख के सुन के यूज़ तो करते हैं, पर ये नहीं पता कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कितने समय तक लेना है, किस ऋतु में कैसे लेना है। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हरड़ है, हमारी आयुर्वेद की किताब में हरड़ को लिखा गया है, एकल औषधम, जो सारे रोगों की चिकित्सा करती है। एक ही अगर आप चीज़ लेने लग जाएं, वो सभी रोगों के ऊपर कार्य करती है, वो हरड़ है। अब हरड़ आप सारा साल खा सकते हो। हरड़ कब सेंधे नमक के साथ खानी है, कब गुड़ के साथ खानी है, कब शक्कर के साथ खानी है, ये अलग अलग लिखा गया है किताब में हर ऋतु के अनुसार। तो इसीलिए जब आप किसी अच्छे वैद्य को दिखाते हैं तो आपकी स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस बनना, अफारा, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खट्टे डकार आना मुंह में, कब्ज हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, आपने इनको सम मात्रा में लेना है। सम मात्रा का मतलब बराबर मात्रा में लेने। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, सबको हल्का सा भून लें। आपने बिल्कुल सड़ाना नहीं है, ड्राई उसको गर्म कर लें ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसका निकल जाए। उसके बाद आप उसको दरदरा कर लें, दरदरे का मतलब उसको हल्का सा कूट लें। उस पाउडर को एक डब्बी में बंद करके रख दें। 1 चम्मच रात को, 1 चम्मच सुबह, खाली पेट सुबह लेना है, रात को भोजन करने से 1 घंटा पहले आप गुनगुने पानी के साथ उसे लें। आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी, आप जो भी भोजन करेंगे वो ठीक से पच जाएगा। जब वो पच जाएगा तो आपको कोई डिजीज नहीं होगी। जीरा अकेला ही 100 से ज़्यादा बीमारियों पे काम करता है। अजवाइन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। धनिया आपको कभी थायराइड नहीं होने देता। अगर किसी को थायराइड है, हम कहते हैं धनिया का काढ़ा उबाल उबाल के पियो, थायराइड ठीक हो जाता है। तो धनिया आपके ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेते हैं। आपको कभी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। सौंफ खाने से आप देखिए उसमें फाइबर इतना है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है, बीपी है, शुगर है, यूरिक एसिड का बढ़ना है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का भुर जाना, वो प्रॉब्लम भी, ऐसी कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और आप अगर स्टमक किसी का ठीक है वो तो ठीक रहेगा ही। डॉक्टर विवेक, अभी आपने जैसे कई घरेलू मुझे नुस्खे बताए, लेकिन कई लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसे कोई प्रॉपर आयुर्वेदा में मेडिसिन भी है जो हमें नेचुरल तरीके से ठीक कर सके? देखो, जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन को लेके आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनका वर्णन किया गया है। हमारे भी योग आते हैं। जैसे आम लोग जो पब्लिकली किसी भी केमिस्ट से, पंसारी से जाके ले लेते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण है, हींगवाष्टक चूर्ण है, शिवक्षार पाचक चूर्ण है, ये वो चूर्ण है जो डाइजेशन को ठीक करते हैं। पर किस चूर्ण का कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को देखते हुए हमने तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके हमने एक अम्लाहर टैबलेट बनाई है। वो टैबलेट जब आप यूज करते हैं तो आपके ब्लॉटिंग की समस्या, एसिड बनने की समस्या, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या, उस पर पहले दिन से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को गुनगुने पानी के साथ आप लेना शुरू करें। वो उन सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो जड़ी बूटियाँ वात, पित्त, कफ तीनों ही केसेस के पेशेंट्स में एसिडिटी को ठीक करती हैं, अग्नि को सम करती हैं, ताकि आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहे। डॉक्टर साहब, अभी आपने वात, कफ, पित्त का जिक्र किया है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। अगर सिंप्लीफाई तरीके से आप बताएं, क्योंकि बेसिक ही मुझे लगता है आयुर्वेदा का यही है, तो आप कैसे बताएंगे? देखो, मेरी उम्र
प्रैक्टिस करते हुए जो हो गई है वो लगभग मेरी 18 साल की प्रैक्टिस हो गई है। और वात पित्त कफ इतना गूढ़ विषय है, हम आज भी इसको सीख रहे हैं। अगर बिल्कुल ले लैंग्वेज में बात करें तो वायु जो हमारी चलती है उसके जो गुण है वो वात है, जो अग्नि है उसके गुण पित्त हैं, और जो आपका घी है या लुब्रिकेटेड चीज़ है, ऑयल है, उसके जो गुण है वो कफ है। अगर चीज़ ड्राई है, कोई भी बॉडी में पेन है, तो वो वायु है। अगर सेक है, दाह है, जलन है, वो पित्त है। जहाँ लुब्रिकेशन है, ये जॉइंट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम है, वो कफ है। चेस्ट में कफ है, बलगम आती है, वो कफ है, ब्रेन के अंदर कफ है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो इसी को देखना है, इसी को मैनेज करना है, और बाकी सब कुछ आपने वैद्य पे छोड़ देना है। उसका ज्ञान ही आपको सही वात पित्त कफ बताएगा, आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चिकित्सा करेगा। जिसके बाल झड़ने लग गए हैं वो पित्त कारण हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है वो कफ कारण हो सकती है, यूरिन की प्रॉब्लम है वो अलग कारण हो सकता है। पर ये सभी डिजीज तीनों का मिश्रण भी हो सकता है। दो वात पित्त का मिश्रण, पित्त कफ का मिश्रण, वात पित्त कफ का मिश्रण सिर्फ वात की वजह से, सिर्फ पित्त की वजह से, सिर्फ कफ की वजह से हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको शुगर 2 तरह की पता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शुगर 20 तरह की है। वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग शुगर 10, 6, 4 ऐसे बताया गया है। वात के अलग भेद हैं, पित्त के अलग, कफ के अलग, तो 20 तरह की शुगर का वर्णन किया गया है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। अच्छे वैद्य से सलाह लेके ही आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। घरेलू नुस्खे आप यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये सवाल मेरा ऑडियंस से है, आपसे है, और इस पे गहन सोच की भी ज़रूरत है। जो मैं सवाल आज आपको दे रहा हूं, आप सबको पता है तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, कब तक पानी पीना चाहिए, कितने समय तांबे के बर्तन में पानी भिगोकर रखना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, और अगर लंबे समय तक उसे पिएंगे तो आपको क्या रोग होंगे। क्या आपने कभी इन सवालों के बारे में सोचा? आपने सोचा कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, आप बर्तन में पानी भिगो के रख देते हैं, जग में रख देते हैं, कुछ लोग कप में रख देते हैं, कुछ लोग गिलास में रख देते हैं। तो अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक है। कितने समय तक पीना चाहिए ये भी कोई नहीं विचार करता। कितने समय पानी भिगो के रखना है, आपने शाम को भिगोया है, रात को 8 बजे भिगोया है, 10 बजे भिगोया है, आप दोपहर को 12 बजे पी रहे हो, कोई 8 बजे उठ रहे हैं, कोई 10 बजे उठ रहे हैं, कितने समय भिगो के रखना है, ये भी एक सवाल है। तो अधूरा ज्ञान छोड़ें, अच्छे वैद्य से सलाह लें, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जो नामुराद बीमारी हैं। एक बार अगर किसी को गैस बनने लग गई, वो खाना भी ठीक से नहीं खा सकता। अगर आपको लगता है आपके परिवार में, आपके रिलेटिव को, किसी को या आपको ऐसी कोई समस्या है जो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, सिरोसिस ऑफ लीवर, फाइब्रोसिस, आपने फाइब्रो स्कैन कराया, तो उसके साथ अच्छे वैद्य की सलाह लेके ही डाइजेशन की मेडिसिन शुरू करें। और आयुर्वेद की मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है आयुर्वेद हर तरह के डाइजेस्टिव इशू को, चाहे वो ग्रहणी है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं संग्रहणी, कोन्स डिजीज़ है, इवन के पाइल्स, बवासीर, भगंदर, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी आयुर्वेद बड़ी आसानी से ठीक कर लेता है। सुख साध्य है ये। सुख साध्य का मतलब है आपने दवाई दी और बीमारी ठीक हो गई। तो इन चीज़ों के लिए आयुर्वेद बड़ा ही सक्षम है, पर बशर्ते कि वैद्य अच्छा हो, समझदार हो, आपकी सारी चीज़ों को समझे और फिर आपके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके आपको दे। सर, अभी आपने तांबे के पानी की ही बात की, हमारे घर में भी ये सब चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम किसी को भी पता होगा, तो प्लीज़ आप उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि हर घर में ये चीज़ है। अब मुझे भी टेंशन हो रही है कि हम गलत पी रहे हैं। देखो, तांबे के बर्तन में अगर आपने पानी पीना है तो आपने 200 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना। आपने 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पानी भिगोकर नहीं रखना। आपने लगातार 3 महीने से ज़्यादा पानी नहीं पीना। अगर आप तांबे का ज़्यादा पानी पियोगे तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की इरोजन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको
ग्रहणी जैसे रोग हो जाएंगे, क्रोन्स डिजीज जैसे रोग हो जाएंगे। तो अगर 3 महीने बाद आपको मिनिमम 15 से 20 दिन का गैप देना है, फिर आपने पानी का सेवन दोबारा कर सकते हैं। पर पानी 200 ml से ज़्यादा ना हो, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा भिगा हुआ ना हो, और आप उसका सेवन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए थी। डॉक्टर विवेक, एक दूसरी पेट के अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरी नज़र में जो दिख रही है मुझे, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। अभी शायद एक पेशेंट से आप बात भी कर रहे थे, वो भी सेम इसी पोजीशन में था। तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं, इसको कैसे, क्योंकि मुझे भी लगता है हमारे आसपास बहुत लोग इसी चीज़ से जूझ रहे हैं अभी। देखो, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप ना आना, ओवर थिंकिंग, 10 लोगों में खड़े होकर आप बात कर रहे हो, घबराहट होना, हाथ पैर कांपना, पैरों में कंपन होना, लिफ्ट में जाते हुए डर लगना, ऊंचाई से देख के डर लगना। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं मेरा मन करता है कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हाथ धोना शुरू हुए हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, नहाना शुरू हुए हैं तो नहा ही रहे हम हैं। नॉर्मली ओसीडी कह देते हैं उन लोगों को कि कुछ OCD ऐसे है। पेशेंट्स भी हैं जिनको ब्रश करना मुश्किल लगता है, नहाना मुश्किल लगता है कि आज मैंने जाना नहीं, मैं क्यों नहाऊं। किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता। परिवार में 10 लोग बैठे हैं तो वो एक अपना अलग बैठ जाते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी स्ट्रेस से, एंजाइटी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। वात डिसऑर्डर हैं, ये वायु के रोग हैं। इसमें बहुत अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा, ऐसी जड़ी बूटी जिसका आप अगर सेवन करना शुरू कर दें तो बड़ी कारगर है, वो है ब्रह्मी, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा। ये वो जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन आप प्रॉपर करने लग जाएं तो ये ब्रेन को एनर्जी देती हैं, ब्रेन को स्ट्रेंथन अप करती हैं, आपकी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, जिससे ये नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं, आप हाथ धो रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, रात को नींद नहीं आ रही, उसमें आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये ब्रेन को स्ट्रेंथन अप करती हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके हम जब वर्किंग करते हैं, हमने अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखा है कि जो इन चीज़ों के पेशेंट्स हैं, वो जब इनका काढ़ा 1 चम्मच पाउडर, ब्रह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी और सर्पगंधा, इनको बराबर मात्रा में ले लें, 1 चम्मच इसका रात को पानी में भिगो कर रख दें 800 ml पानी के अंदर, और उसे फिर उबाल लें सुबह। जब पानी 200 ml रह जाए, छान के उसे एक बार पी लें, तो उनका ब्रेन इतना स्ट्रेंथन अप हो जाता है कि उनकी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाती है, वो अपना खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। बाहर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बाहर से मेरा मतलब है कनाडा, यूएसए। एक वहाँ पर्सन अकेला है, किसी से दुख नहीं बांट सकता, हर काम उसे खुद करना है। अगर वो बीमार भी है तो भी उसने जॉब पे जाना है। फैमिलीज भी न्यूक्लियर हो चुकी हैं, फैमिली ये एक बहुत बड़ा कारण है। पहले क्या था, गांव के अंदर शाम को लोग इकट्ठे बैठते थे, अपना दुख दर्द बांट लेते थे। अब वो कल्चर नहीं रहा, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। उसकी वजह से वो उस बातें माइंड में घूमती रहती हैं जो सब कॉन्शियस ब्रेन में आ जाती हैं। ये थोड़ा सा डीप विषय है, कॉन्शियस ब्रेन और सब कॉन्शियस ब्रेन, वही मेमोरीज बार बार रिपीट होती रहती हैं। उसके लिए ही जो मैंने आपको जड़ी बूटियाँ बताई हैं, अगर उनका सेवन करने लग जाएं, वायु को हम कंट्रोल कर लें, आयुर्वेद में वो चीज़ें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, जिसे आप OCD कह रहे हैं, वो एक कार्य को बार बार करते रहना, इन सभी चीज़ों से आप छुटकारा ले लेते हैं। सर, अभी आपने कई ऐसी चीज़ें बताई जिसको हम सेवन कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन मार्केट में आयुर्वेदा का ठप्पा लगा के पता नहीं कितने ही ब्रांड्स हैं, मतलब जो क्लेम करते हैं कि हम 100% आयुर्वेदा है। लोग कैसे विश्वास करें इन चीज़ों पर? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो कंपनी GMP सर्टिफाइड है वो ठीक है, पर आप अच्छे वैद्य से सलाह लेके मेडिसिन लें। जैसे हमारी ब्रह्मी वटी है, हमारी जो मेडिसिन ब्रेन के लिए आती है, हमारी ब्रेन की मेडिसिन ब्रेनियक केयर के नाम से 2 चीज़ें आती हैं। एक टैबलेट फॉर्म में ब्रेनियक आता है, एक अर्क फॉर्म में आता है। अर्क में हमने 6 चीज़ें डाली हैं, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, सर्पगंधा है और द्राक्षा है, दाख है। उनको हमने इकट्ठा एक बर्तन में डाल लिया, उसमें पानी डाल लिया, उसकी ही हमने भाप बनाई और फिर दूसरी तरफ इकट्ठा कर लिया। जैसे अर्क बनता है, गुलाब का अर्क बनता है, वैसे हमने ले लिया। उसकी अगर आप 10 ml सुबह 10 ml शाम को लेने लग जाएं
तीसरे दिन पेशेंट ये कह देता है कि मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई है, मेरे को स्लीप प्रॉपर आने लग गई है। ये आप घर भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो है, ब्रह्मी के कॉम्बिनेशन के साथ हमने ब्रेनियक बनाई है। उसमें 6 से 7 चीज़ें हमने डाली हैं। उन चीज़ों से, जैसे उसमें पिपली हमने डाली है, उसमें ब्रह्मी हमने डाली, ऐसी चीज़ें जो आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन अप करती हैं। जब आप उसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेने लग जाते हैं, तो आपके जो माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, स्लीप नहीं आ रही, उसमें रिलीफ मिलता है। अगर होम रेमेडी की बात करें, अश्वगंधा एक चीज़ आती है जी बाजार में। अश्वगंधा का अगर आप आधा चम्मच पाउडर रात को लेने लग जाएं, बशर्ते कि पाउडर असली हो, फ्रेश अश्वगंधा से बना हो, वो आप आधा चम्मच रात को लेने लग जाएं, आपको बड़ी अच्छी स्लीप आएगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपके बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपको वो चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स माइंड के चले जाएंगे और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। डॉक्टर विवेक, लाइफस्टाइल को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो आजकल हेयर फॉल हो गया, स्किन डिसीज हो गई, ये चीज़ें भी बहुत है जिसको लेकर लोग डॉक्टर्स के पास भी भागते हैं। इसका आयुर्वेदा में कैसा इलाज देखो, है? पित्त रोग की वजह से, पित्त दोष जब बढ़ जाता है आपका खान पान की वजह से, डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई। मैक्सिमम पेशेंट्स जिनका हेयर फॉल हो रहा है, जिनके अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मतलब उम्र से पहले सफ़ेद बाल हो गए हैं, हम उम्र से पहले की बात कर रहे हैं, 40 साल से पहले की, 38 साल से पहले की। हर कोई इसी चीज़ से, सबके हो रहे हैं आजकल तो बालों का झड़ना, गंजापन होना, बालों का गंजापन होना खालित्य कहा गया है आयुर्वेद में। बालों का पक जाना, मतलब सफ़ेद हो जाना, पालित्य कहा गया है आयुर्वेद में। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आपने आयुर्वेद का हेल्प लेनी है। उसमें सबसे पहले तो आपने अपने लीवर को चेक करना है, क्या खान पान ठीक है, विटामिन डी ठीक है, B12 ठीक है। तो उसके बाद आयुर्वेदिक ऐसे फार्मूलेशंस हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे ऑयल तैयार किया जाता है, जैसे नारियल है, तिल का तेल है, भृंगराज है, आंवला है, वो चीज़ें जो बालों पे काम करती हैं, जैसे गुड़हल के फूल हैं, मेथी दाना है, कलौंजी के बीज हैं, इनसे तैयार किया हुआ फार्मूला। और उसके अंदर अगर गाय का, भैंस का और बकरी का दूध डला हुआ है तो वो अति उत्तम है। अगर किसी के बाल झड़ते हैं, अगर उसमें रक्त गुंजा, एक बीज होता है, अगर उसमें गुंजा है, तो अगर किसी के खालित्य हो गया है, आयुर्वेद की किताब लिखते हैं, खालित्य का मतलब है खालीपन, बाल उड़ ही गए हैं, बिल्कुल सफ़ेद साफ हो गए हैं बाल, तो भी अगर आप रक्त गुंजा का यूज़ करते हैं, शुद्ध करके, शुद्ध करने का उसका तरीका है दूध में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तेल के अंदर गाय, भैंस, बकरी का दूध है और 30 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं जो बालों के ऊपर कार्य करती हैं। हमें तो एक भृंगराज ही पता है ना, भृंगराज है, आंवला है, कड़ी पत्ता है, गिलोय है, मेथी दाना है, कलौंजी के बीज हैं, और ये जो गुड़हल का फूल है, रतनजोत है, ये जो मैंने अभी बताया रक्त गुंजा है, सुरमा है, जो हम सुरमा आँखों में लगाते हैं वो सुरमा है। तो ऐसे 32 जड़ी बूटियाँ हैं जिनका प्रयोग नारियल के साथ, तिल के तेल के साथ, गाय, भैंस और बकरी के दूध के साथ अगर किया जाए, तो आयुर्वेद की किताब ये लिखती है कि आपके खालित्य की, मतलब गंजेपन की, पालित्य की, मतलब बालों का अर्ली सफ़ेद हो जाना, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। उम्र को देखते हुए, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो डेफिनेटली कम रिजल्ट आएंगे। अगर आप यंग हैं, उसके साथ योगा करें, शीर्षासन करें, आपको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इतनी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करेगा। कि आपके पास सिंपल भाषा में कोई प्रोडक्ट है जो आप रेकमेंड करें हमारे व्यूअर्स को भी, जो ये देख रहे हैं, जिनको ये दिक्कत है? देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट है 3-in-1 हेयर ऑयल। उसमें 3 विधि के साथ वो बनाया गया है। सबसे पहले कषाय पाक विधि, सभी जड़ी बूटियों को, 30 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, उन्हें भिगो कर रखा गया, उसे उबाल के उसका काढ़ा बनाया गया। फिर आती है तेल पाक विधि। नारियल के तेल को, तिल के तेल को अच्छे से पकाया गया, उसके अंदर सभी जड़ी बूटियों को डाला गया, फिर उसे पकाया गया। फिर आती है शीर पाक विधि, तीसरी विधि। शीर पाक विधि का मतलब है उसके अंदर दूध को डाला गया, गाय का, भैंस का, बकरी का, तीनों दूध को डाला गया,
फिर उस तेल को पकाया गया और तब तक पकाया गया जब तक उसमें से पानी निकल ना जाए। और उसके बाद अगर आप उस तेल का प्रयोग बालों में करते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार, जब आपने सुबह बाल धोने हैं, शाम को आप बालों पर वो तेल लगाएं और सुबह सिर को वॉश कर लें, तो वो आपको बालों के झड़ने की समस्या में 15 से 20 दिन में आराम दे देता है। बाल उगने के लिए समय लेता है उम्र के अकॉर्डिंग। 3 से 6 महीने जब आप उसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल बिल्कुल झड़ भी गए हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि आपका विटामिन डी, विटामिन बी12 और लीवर ठीक हो, शीर्षासन कर रहे हो आप, योगा मेडिटेशन कर रहे हो। तो ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद की बुक का ही ये फार्मूला है, 3-in-1 हेयर ऑयल के नाम से आता है। सहस्त्र योगम बुक, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, उनमें इनका वर्णन है, इन्हीं जड़ी बूटियों का वर्णन है जो बालों को दोबारा से नया जीवन देती है। डॉक्टर विवेक, मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक जो लोग जिस चीज़ से ग्रस्त हैं उनका सल्यूशन दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, वो कैसे पहुंच सकता है आप तक? देखो, आज के समय में कांटेक्ट करना बिल्कुल आसान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे नंबर चला दें, अगर वो नंबर हैं जो, उस पर आप फ़ोन करें। आज के समय में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। जिससे आप दूर बैठे हैं तो संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट डॉक्टर को बता के आप उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं वैद्य से, और दवाई हम उनके घर तक पहुंच देंगे कोरियर के माध्यम से। आजकल वो कंपनीज डिलीवरी का भी प्रोविज़न है, क्योंकि अब जो पेशेंट इंडिया में दिखाना चाहता है, अब यूएस, कनाडा में, अमेरिका में, यहाँ क्या है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही बहुत मुश्किल है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हर वैद्य की जिम्मेवारी है। तो आपके लिए फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। आप फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें और मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करके अपनी बीमारी बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम दवाई आपके घर तक पहुँचाएँगे। ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, जिसे हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक। मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हद तक सल्यूशन मिल भी चुके होंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से सीधा डॉक्टर विवेक से संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।